तो दोस्तों एक तरफ जहाँ पे फ्रांस को हम एक करीबी दोस्त के रूप में मान रहे थे, तो वहीं पे फ्रांस की तरफ से हाल फिलहाल में जो हरकतें किया गया उसके बाद फ्रांस को दोस्त कहा जाए कि नहीं कहा जाए वो भी एक सवाल बना हुआ है। पर दोस्तों फ्रांस की हरकतों को देखते हुए भारत चुप नहीं है। भारत भी एक के बाद एक फ्रांस को झटका दे रहा है। कल ही मैं आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के टेंडर में भारत की तरफ से ऐसे शर्तों को रखा गया कि फ्रांस चाहते हुए भी इस टेंडर में शामिल नहीं हो पा रहा और फ्रांस के हाथ से मल्टी बिलियन डॉलर के डील निकल गया। तो दोस्तों वहीं पे अब फ्रांस को और एक बड़ा झटका दिया जा रहा है और ये झटका एयरबस C295 एयरक्राफ्टों के अंतर्गत ही दिया जा रहा है। मतलब जो फ्रांस सोच के रखा था कि एयरबस C295 एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण करने से उसे और बड़ा ऑर्डर मिलेगा, भारत अब फ्रांस के हाथ से वो ऑर्डर भी छीनने जा रहा है। तो दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत में C295 एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने के लिए एयरबस कंपनी और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा गुजरात में प्लांट को बनाया जा रहा है और जल्द से जल्द इस प्लांट को तैयार करके कैसे एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण किया जा सके उसके ऊपर काम चल रहा है। तो वहीं पे दूसरी तरफ एयरबस कंपनी मतलब फ्रांस फिलहाल इस प्रयास में भी है कि भारत जो 56 एयरक्राफ्टों को परचेस किया है उसके संख्या को बढ़ाया जाए और जो 40 एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण किया जाना है उससे अधिक मात्रा में एयरक्राफ्टों को निर्माण करके एयरक्राफ्टों को भारत को पुश किया जाए। दोस्तों इससे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फ्रांस को ही फायदा होगा, क्योंकि ये जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस कंपनी के ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे बनने वाले एयरक्राफ्टों के प्रॉफिट का एक हिस्सा फ्रांस को भी पहुंचेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अतिरिक्त एयरक्राफ्ट बनने का मतलब ये है कि ये प्लांट और लंबे समय तक चलेगा, जिससे कि फायदा भी लंबे समय तक होगा। पर दोस्तों फ्रांस के इस तरीके का सपना भी अब टूट चुका है, क्योंकि भारत की तरफ से एक ऐसा डिसीजन लिया गया है जिसके बाद अतिरिक्त मात्रा में C295 एयरक्राफ्टों के संभावनाएं समाप्त हो गया है और अगर अतिरिक्त C295 एयरक्राफ्ट भारत में बनता भी है तो इतना कम संख्या में बनेगा कि उससे शायद फ्रांस को उतना बड़ा फायदा ना हो। अब दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो इंडिया की तरफ से टोटल 56 एयरबस C295 एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया है, जिनमें 16 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली एयरबस के फैसिलिटी से बन के जहां पे इंडियन एयरफोर्स को मिलने जा रहा है, तो वहीं पे बाकी के 40 एयरक्राफ्टों को भारत में ये टाटा और एयरबस के फैसिलिटी में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। हालांकि दोस्तों ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भारत में कोई मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का निर्माण हो रहा है और वो भी प्राइवेट कंपनी की मदद से। पर दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने के शुरुआत से पहले ही एक खबर ये भी आया था कि शायद 40 नहीं बल्कि इससे भी कई गुना अधिक एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाए, क्योंकि एक तरफ जहां पे एंटोनोव AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों का रिप्लेसमेंट भी करना है, मतलब करीबन 100 के आसपास एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्टों के जगह में नया एयरक्राफ्टों को भरना है, तो वहीं पे इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को नया मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का भी आवश्यकता है और उन एयरक्राफ्टों को भी C295 एयरक्राफ्टों के बेस पे बनाए जाने का एक संभावना था। हालांकि दोस्तों नेवी और कोस्ट गार्ड की तरफ से शायद बड़े संख्या में ऐसे एयरक्राफ्टों को परचेस ना किया जाए, बल्कि 10 के आसपास ही ऐसे एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाए। लेकिन एयरफोर्स के अगर एंटोनोव AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट प्रोग्राम में C295 एयरक्राफ्टों को सिलेक्ट किया जाता है तो ये एयरक्राफ्टों की संख्या 100 से अधिक बढ़ जाएगा। पर दोस्तों भारत द्वारा यही पे ही फ्रांस को बड़ा झटका दे दिया गया, क्योंकि MTA मतलब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के घोषणा के बाद एक तरीके से ये साफ कर दिया गया कि एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए भारत के द्वारा एयरबस C295 एयरक्राफ्टों को तो परचेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के ही टेंडर के अंतर्गत एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाना है। और दोस्तों मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के टेंडर में ये भी साफ कर दिया गया है कि एयरक्राफ्टों का क्षमता 18 टन से लेकर 30 टन तक पेलोड लेने का होना चाहिए। एयरबस C295 एयरक्राफ्टों के अगर पेलोड क्षमता को देखा जाए तो ये नॉर्मली 7 टन तक पेलोड को ले सकता है और एक्सटेंसिवली ये सबसे अधिक 9 टन तक पेलोड को कैरी कर सकता है। जबकि एयरबस के अगर दूसरे एयरक्राफ्ट को देखा जाए मतलब एयरबस A400M, तो ये 37 टन के पेलोड को कैरी करने वाले एयरक्राफ्ट है। मतलब एयरबस को ना इस हाथ लगा कुछ ना उस हाथ। और दोस्तों फ्रांस देखते ही रह गया, मतलब ना फ्रांस के हाथ में C295 एयरक्राफ्टों के अतिरिक्त ऑर्डर आया और ना ही एयरबस A400M एयरक्राफ्टों को लेके फ्रांस इस टेंडर में कुछ कर सकता है। ऊपर से दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के अगर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को देखा जाए तो यहाँ पे ये बात भी है कि कुछ अतिरिक्त एयरक्राफ्ट तो भारत में निर्माण हो सकता है। मतलब कोस्ट गार्ड भी करीबन 6 के आसपास C295 एयरक्राफ्टों को जहाँ पे चाहता है, तो वहीं पे रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी भी कुछ संख्या में ऐसे एयरक्राफ्टों को चाहता है कि इन्हें मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट या रिकॉनेसन एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट किया जा सके। पर दोस्तों इस संभावनाओं के ऊपर भी शायद आने वाले समय में पानी फिर जाए, क्योंकि एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान ये भी जानकारी मिला था कि अमेरिका और भारत के बीच में P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों के अतिरिक्त 6 एयरक्राफ्टों को लेकर फिर से एक बार चर्चा शुरू हुआ है और अमेरिका के कंपनी बोइंग की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि भारत इन एयरक्राफ्टों को परचेस करे। और एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान
बोइंग कंपनी की तरफ से ये भी संकेत दिया गया है कि काफी हद तक बोइंग कंपनी इंडियन नेवी को मनवाने में सफल हो चुका है और इंडिया की तरफ से फिर से एक बार एडिशनल 6 P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को खरीदने का इरादा जताया जा रहा है। मतलब नेवी की तरफ से अगर C-295 एयरक्राफ्ट को खरीदने के कोई इरादा था तो आइदर उस इरादे को P-8I एयरक्राफ्ट के साथ समाप्त कर दिया जाएगा या फिर संख्या को इतना घटा दिया जाएगा कि उससे एयरबस कंपनी को ज्यादा बड़ा फायदा ना मिले। जबकि दोस्तों एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट के मामले में भी भारत के द्वारा फ्रांस को एक झटका दिया जा चुका है। फ्रांस एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट के रूप में भारत को असल में अपने A330 एयरक्राफ्ट का सप्लाई करना चाहता था, पर भारत की तरफ से A330 के जगह में अपने कुछ एयर इंडिया कंपनी के पुराने बोइंग 767 जेट एयरलाइनरों को एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने का इरादा जताया गया है। और दोस्तों यहाँ पे अगर बोइंग कंपनी के 767 एयरक्राफ्ट के जगह में एयर इंडिया के एयरबस के प्लेटफॉर्म को चुना जाता तो इससे फ्रांस को एक तरीके से फायदा होता, क्योंकि एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट करने के लिए भारत के द्वारा एयरबस कंपनी से मदद लिया जाता। पर यहाँ पे भी भारत की तरफ से एक तरीके से फ्रांस को झटका देते हुए बोइंग कंपनी का चुनाव किया गया और अब इन एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट करने के लिए आइदर भारत बोइंग के साथ मिलकर काम करेगा या किसी अन्य कंपनी के साथ मिलकर काम करेगा, और एयरबस का तो संभावनाएं है ही नहीं। हालांकि दोस्तों मैरीटाइम पेट्रोल और कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट को लेके भी एक और झटका फ्रांस को मिल सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के टेंडर में मतलब एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट के रिप्लेसमेंट के टेंडर में लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अपने C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया है और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। और C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्ट को अब तक कई तरीके के अलग अलग प्लेटफॉर्म में बदला जा चुका है, जिनमें एरियल रिफ्यूलर गनशिप एयरक्राफ्ट से शुरू करके रिकॉनेसेंस सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट इवन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और दोस्तों अगर C-130J सुपर हर्कुलिस जैसे एयरक्राफ्ट को भारत में निर्माण किया जाता है तो मेरा मानना यह है कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट या नेवी के अन्य किसी तरीके के एयरक्राफ्ट के प्लेटफॉर्म के रूप में C-295 एयरक्राफ्ट के मुकाबले में C-130J सुपर हर्कुलिस जैसे एयरक्राफ्ट परफेक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस तरीके के एयरक्राफ्ट को ऐसे रोल में इस्तेमाल किया जा चुका है। अब दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि फ्रांस की तरफ से अगर G20 के मीटिंग के हवाले से भारत को प्रेशराइज करने को लेके काम किया जा रहा है तो भारत की तरफ से भी फ्रांस को जवाब देने का तैयारी पहले ही कर लिया गया था। बेसिकली फ्रांस G20 मीटिंग का सहारा लेके एक तरीके से भारत को रशिया के विरुद्ध लाने को लेके प्रेशराइज कर रहा है, और वहीं पे भारत के द्वारा फ्रांस को फिलहाल एक ऐसे जाल में फंसा के रखा गया है जहां पे ना फ्रांस निकल पा रहा है और ना ही आगे बढ़ पा रहा है। मतलब इस तरीके से अगर फ्रांस के द्वारा G20 मीटिंग को बर्बाद करने का धमकी दिया जाता है और भारत को रशिया से दूर होने को लेके प्रेशराइज किया जाता है तो ऑब्वियसली भारत के द्वारा भी फ्रांस को ऐसा बड़ा बड़ा झटका दिया जाएगा जो फ्रांस कई सालों तक भूल नहीं पाएगा। और यहाँ पे दोस्तों फ्रांस को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले समय में राफेल एयरक्राफ्ट का भी एक $multi-billion का डील है। और दोस्तों एयरबस से तो राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर फ्रांस को अधिक चिंता होना चाहिए, क्योंकि एयरबस जहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब इसमें नुकसान होने पे फ्रांस को जहाँ पे नुकसान होगा तो वहीं पे यूरोप के कुछ और देशों को भी थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर भारत के द्वारा ऐसा ही झटका दिया जाता है तो ये संपूर्ण झटका फ्रांस को लगेगा। और दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट के सामने तो करीबन 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट है और इनमें यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्ट भी है, और अगर भारत के द्वारा टाइफून को चुन लिया गया तो फ्रांस शायद ये चुभन सहन ना कर पाए। ऊपर से दोस्तों यूरोपियन कंसोर्शियम के एयरक्राफ्ट होने के कारण अगर भारत टाइफून को चुनता है तो यूरोप के बाकी देश भी भारत के पक्ष में आ जाएगा और यूरोप में फ्रांस केवल मात्र अकेला एक ऐसा देश बन जाएगा जो G20 के मामले में भारत के विरुद्ध हो। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के द्वारा अगर C-295 एयरक्राफ्ट को लेकर फ्रांस को झटका दिया गया है तो ये सही था या गलत था? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।